नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। किसी भी कीमत पर घुटने टेकने को तैयार नहीं है पंजशीर का शेर, तालिबान को दो टूक नहीं करूंगा सरेंडर। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से 33 प्रांतों पर तालिबान के लड़ाकों ने पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। अब सिर्फ पंजशीर ही इकलौता प्रांत है जहां पर तालिबान का राज नहीं है, लेकिन वहां पर भी उसने अपनी दस्तक दे दी है। बीते दिन तालिबान के कई सौ लड़ाके पंजशीर पहुंच गए थे। पंजशीर का शेर कहे जाने वाले अहमद मसूद से तालिबान को कड़ी टक्कर मिल रही है। मसूद और खुद को अफगानिस्तान का केयरटेकर राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुदुल्लाह सालेह ने तालिबान के खिलाफ रणनीति बना ली है। हालांकि तालिबान ने अहमद मसूद को सरेंडर करने के लिए 4 घंटों का समय दिया है, लेकिन उन्होंने दो टूक ऐसा करने से इनकार कर दिया। तालिबान द्वारा 4 घंटों का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद अहमद मसूद ने कहा कि वह सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि हमने सोवियत संघ की सेना से टक्कर ली है और अब तालिबान की सेना से ले रहे हैं। मसूद के पिता अहमद शाह मसूद भी अफगानिस्तान के एंटी तालिबान और एंटी सोवियत नेता थे। उन्होंने सोवियत संघ और तालिबान के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी। तालिबान और अलकायदा ने साजिश रचकर अहमद शाह मसूद को 9/11 पर हुए हमले से ठीक पहले मार दिया था। इसके बाद उनके बेटे अहमद मसूद अब तालिबान को खत्म करने के लिए जी जान से अपने पिता की तरह ही लगे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तालिबान की अमेरिका को धमकी, 31 अगस्त तक वापस नहीं बुलाए सैनिक तो भुगतना पड़ेगा अंजाम। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने अब सीधे सीधे अमेरिका को धमकी दे डाली है। तालिबान ने कहा है कि अगर जो बाइडेन सरकार ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को 31 अगस्त तक वापस नहीं बुलाया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने सैनिकों के 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ने की बात कह चुके हैं। बाइडेन को अपनी बात से करने का कोई मतलब नहीं है। तालिबान ने साफ कहा है कि 31 अगस्त से एक दिन भी आगे मियाद नहीं बढ़ सकती। अगर 31 अगस्त से एक दिन आगे की भी मोहलत अमेरिका और ब्रिटेन मांगते हैं तो उनका जवाब नहीं होगा, साथ में गंभीर परिणाम भी भुगतने होंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, तालिबान के खौफ में देश छोड़ने को लेकर काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ पर तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह चिंतित या डरने के बारे में नहीं है। वो पश्चिमी देशों में रहना चाहते हैं क्योंकि अफगानिस्तान एक गरीब देश है और अफगानिस्तान के 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। वहीं दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले 11 सितंबर 2021 तक अमेरिकी सेना की वापसी की डेडलाइन रखी थी, लेकिन फिर इसे बदलकर 31 अगस्त कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अब अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। अफगानिस्तान से ज्यादातर अमेरिकी सैनिक वापस भी लौट चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वित्त मंत्री ने लॉन्च किया 6 लाख करोड़ रुपए का नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नई दिल्ली में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी कि NMP प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि भारत यह समझे कि हमारी संपत्ति का अधिकतम लाभ उठाने का समय आ गया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ने वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक 4 साल की अवधि में केंद्र सरकार की कोर असेट के माध्यम से 6 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग, रेलवे, बिजली पाइपलाइन और प्राकृतिक गैस, नागरिक उड्डयन, शिपिंग, बंदरगाह और जलमार्ग, दूरसंचार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, खनन, कोयला और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में शामिल है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में केंद्र सरकार अपनी ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों से पैसे जुटाने की योजना बना रही है। NMP केंद्र सरकार के 4 साल की योजनाओं के हिसाब से बनी एक योजना है, यानी कि दोस्तों सरकार अपनी सारी चीजों को प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए तैयार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के धरने पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, कहा 2 हफ्ते में समाधान निकाले सरकार। जी हां दोस्तों, किसानों के धरने के चलते दिल्ली यूपी सीमा पर सड़क बंद होने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों पर फिर से सवाल उठाते हुए कहा है कि सड़क पर ट्रैफिक को इस तरह रोका नहीं जा सकता और सरकार को कोई हल निकालना होगा। सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध में कई फैसले हैं कि सड़क के रूट इस तरह बंद नहीं हो सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन सड़कों पर आवाजाही को नहीं रोका जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को 2 हफ्ते में हल निकालने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें आपस में सहयोग करें ताकि आम लोग परेशान न हो। कोर्ट ने सीधे तौर पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि आपको बहुत समय मिल चुका है, अब कुछ कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट 20 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई करेगा। वहीं दोस्तों, यूपी सरकार ने किसानों के विरोध के कारण सड़कों के अवरुद्ध होने पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि सरकार अदालत के आदेशों के तहत सड़कों को जाम करने के घोर अवैध काम पर किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शनकारियों में अधिकतर बड़ी उम्र के और वृद्ध किसान हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पंच तत्व में विलीन हुए कल्याण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किया नमन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह पंच तत्व में विलीन हो गए। राजकीय सम्मान के साथ बुलंदशहर जिले के नरोरा स्थित बंशी घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके बेटे राजवीर सिंह ने मुखाग्नि दी। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई बड़े नेताओं ने पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक्स में भारत सबसे बड़ा दल उतारेगा। इन खेलों में पदक की सबसे ज्यादा है उम्मीदें। जी हां दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक्स के बाद अब भारतीय खिलाड़ियों के पैरा ओलंपिक खेलों में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। 24 अगस्त यानी कि मंगलवार से जापान की राजधानी टोक्यो में इन खेलों की शुरुआत होने जा रही है। भारत इस बार खिलाड़ियों का सबसे बड़ा दल उतार रहा है। देश के 54 खिलाड़ी 9 अलग अलग खेलों में चुनौती पेश करेंगे। इनमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कैरोइंग, निशानेबाजी, तैराकी, पावर लिफ्टिंग, टेबल टेनिस और ताइक्वांडो शामिल हैं। दोस्तों, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की प्रमुख दीपा मलिक को उम्मीद है कि देश के पैरा खिलाड़ी टोक्यो में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और इतिहास रचेंगे। दोस्तों, दीपा ने यह पूछने पर कि क्या उन्हें टोक्यो पैरा ओलंपिक में अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद है, इस पर उन्होंने कहा कि बेशक मुझे बहुत अधिक उम्मीदें हैं। इस साल भारत अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इतिहास रचेंगे। उन्होंने कहा कि यह दल पिछले दल से 3 गुना बड़ा है। 2016-20 के बीच हमने 4 और खेलों में क्वालिफाइंग किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अफगान संकट पर भारत के रुख की जानकारी देगी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद बने हालात पर भारत सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को अफगान संकट पर सरकार के रुख और अभी तक लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देने को कहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी। अपने ट्वीट में जयशंकर ने यह भी लिखा कि जल्द ही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद पटेल जल्द ही इस बारे में अगली जानकारी देंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 20 साल बाद तालिबान फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका है। लगातार दिल दहलाने वाली तस्वीरें आ रही है। अफगानिस्तान की सीमा पीओके से लगती है और ये भारत के लिए भी चिंता की बात है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में खराब होती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारत काबुल से अपने नागरिकों को बाहर निकालने के अपने प्रयास में सफल रहा है। इसके तहत 3 उड़ानों के जरिए 2 अफगान सांसदों समेत 392 लोगों को रविवार को देश में वापस लाया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान के हालात पर बात करेंगे G7 देश। 24 अगस्त को हो सकती है बैठक। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा करने के लिए 24 अगस्त को दुनिया के 7 शक्तिशाली देश वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं। G7 की यह बैठक बुलाने की मांग ब्रिटेन की ओर से की गई है। अमेरिका के व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने रविवार को यह जानकारी दी। साकी ने अपने बयान में कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन 24 अगस्त को G7 देशों के नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक कर सकते हैं। ये नेता अफगानिस्तान के मामले में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने और पश्चिमी देशों का साथ देने वाले अफगानों को बाहर निकालने पर चर्चा करेंगे। साकी ने कहा कि G7 के नेता अफगान शरणार्थियों को मानवीय सहायता देने की योजना पर भी विचार विमर्श करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, फिल्म निर्माता और एक्टर महेश मांजरेकर को हुआ कैंसर, सर्जरी के बाद अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। जी हां दोस्तों, सलमान खान के साथ दबंग और वांटेड जैसी फिल्मों में नजर आ चुका
के एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर संजय मांजरेकर बड़ी बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। महेश को यूरिनरी ब्लैडर कैंसर डायग्नोज किया गया था। बीमारी का पता लगने के बाद उन्हें मुंबई स्थित HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां उनकी सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद अब महेश के सेहत में सुधार है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। दोस्तों, सर्जरी के बाद महेश मांजरेकर ने आज तक से बातचीत में कहा कि उनकी सर्जरी हुई और उनकी हालत में सुधार हो रहा है। महेश मांजरेकर को 10 दिन पहले मुंबई के रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कैंसर के बावजूद महेश मांजरेकर अपने प्रोफेशनल फ्रंट पर काफी एक्टिव थे। उन्हें पिछली बार डिज्नी प्लस हॉटस्टार के सीरीज 1962 द वॉर इन हिल्स में देखा गया था। इसमें अभय देओल भी अभिनय के साथ दिखे थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोवा में शुरू हुआ अनोखा लिक्वेयर म्यूजियम, जहां आप देख सकेंगे सैकड़ों साल पहले बनी शराब। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में बहुत सारे म्यूजियम है जो अलग अलग चीजों के लिए बनाए गए हैं। अब गोवा में पहला शराब म्यूजियम शुरू हो गया है। इस म्यूजियम को लोकल बिजनेसमैन नंदन कुडचाडकर ने शुरू किया है। कैंडोलियम के समुद्री तटीय गांव में ऑल अबाउट अल्कोहल नाम से इस म्यूजियम को बनाया गया है। नंदन कुडचाडकर ने कहा कि म्यूजियम शुरू करने के पीछे का उद्देश्य दुनिया को गोवा की समृद्ध विरासत, विशेष रूप से फैनी की कहानी और ब्राजील से गोवा तक शराब की निशान की विरासत से अवगत कराना था। दोस्तों, माना जाता है कि काजू के पौधे को पहली बार 17वीं सदी में पुर्तगालियों ने ब्राजील से गोवा आयात किया था। गोवा के तट पर पौधे लगाए जाने के बाद काजू और फैनी ने यहां अपनी जड़ें जमा ली। काजू सेब के रस को पारंपरिक उपकरणों की मदद से तैयार कर हल्का नशीला पदार्थ बनाया जाता है, जिसे उरक कहा जाता है। इसी के अलावा यहाँ पर और भी ऐतिहासिक शराब की विधियों के बारे में भी जानकारी देखने को मिलेंगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सरकारी कमेटी की चेतावनी, भारत में इस महीने आ सकती है कोरोना वायरस की तीसरी लहर, बच्चों पर होगा बड़ा खतरा। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और रोजाना करीब 30,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच देश में कोविड-19 की तीसरी लहर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है और बताया जा रहा है कि इस साल अक्टूबर तक तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति ने कहा कि कोरोना वायरस तीसरी लहर अक्टूबर के आसपास अपने चरम पर पहुंच सकती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM के तहत गठित एक्सपर्ट पैनल ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड-19 की तीसरी लहर अक्टूबर के आसपास पीक पर पहुंच सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 की तीसरी लहर में बच्चों को भी बड़ों के समान ही खतरा है। कमेटी ने इस दौरान बच्चों के लिए बेहतर मेडिकल तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए मेडिकल सुविधाएं, डॉक्टर, कर्मचारी, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस इत्यादि जैसे उपकरण कहीं भी नहीं है। बड़ी संख्या में बच्चों के संक्रमित होने की स्थिति में इनकी आवश्यकता हो सकती है। इसके बाद दोस्तों, अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताज़ा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों, बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 21,18,50,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 44,31,000 को पार कर गई है। दोस्तों, इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, टर्की, अर्जेंटीना, कोलंबिया, स्पेन, ईरान, इटली, इंडोनेशिया, जर्मनी आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों, भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 3,24,49,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,34,000 के पार है। दोस्तों, इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इलेक्शन कमीशन से मांग, पश्चिम बंगाल में उपचुनाव की घोषणा करे, राज्य में कोरोना पूरी तरह नियंत्रित है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि राज्य में कोरोना की स्थिति अब पूरी तरह से कंट्रोल में है। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि चुनाव आयोग को उपचुनाव का ऐलान कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को वोट डालने और विधानसभा के लिए चुने जाने का अधिकार है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोविड-19 की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है
है। लोगों को वोट डालने और विधानसभा के लिए चुने जाने का अधिकार है। चुनाव आयोग को उपचुनाव की घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि हमें लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों में कटौती नहीं करनी चाहिए। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए विधानसभा उपचुनाव का रास्ता खाली करते हुए राज्य की सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस नेता शोभन देव ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। वह भवानीपुर विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका। तेज गेंदबाज मार्क वुड तीसरे टेस्ट से हुए बाहर। जी हां दोस्तों, हेडिंग्ले में होने वाले तीसरे टेस्ट मैच से पहले इंग्लैंड की टीम को करारा झटका लगा है। तेज गेंदबाज मार्क वुड चोटिल हो गए हैं और वह नहीं खेल पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट 25 अगस्त को हेडिंग्ले में खेला जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंग्लैंड ने पहले टेस्ट के बाद स्टुटबोर्ड को भी चोट की वजह से खो दिया था। टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले बेन स्टोक्स ने ब्रेक ले लिया था, तो दूसरी ओर जोफ्रा आर्चर और क्रिस वोक्स चोटिल होने की वजह से इस सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाए। अब इंग्लैंड के पास सिर्फ जेम्स एंडरसन ही एकमात्र अनुभवी गेंदबाज है। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड से जारी बयान के मुताबिक वुड दाहिने कंधे में दर्द के कारण भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। वुड लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट के चौथे दिन चोटिल हो गए थे और बुधवार से हेडिंग्ले में खेलने के लिए फिट नहीं होंगे। वह लीड्स में टीम के साथ बने रहेंगे। वह इंग्लैंड की चिकित्सा टीम की निगरानी में अपना रिहेबिलिटेशन जारी रखेंगे। इस 31 वर्षीय खिलाड़ी की फिटनेस का आकलन टेस्ट मैच के आखिर में किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जानिए क्या है आज सोने और चांदी की कीमतें। दोस्तों सोने और चांदी की कीमतों में आज फिर से बढ़ोतरी हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार दिल्ली सराफा बाजार में सोना 7 रुपए की मामूली बढ़त के साथ 46,223 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 377 रुपए की तेजी के साथ 60,864 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1785 प्रति औंस, जबकि चांदी $23.26 प्रति औंस पर रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट मंडी से रिपोर्ट। तालिबान शासन के बाद ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में 40% का हुआ इजाफा। व्यापारियों के करोड़ों रुपए फंसे, कुछ दुकानदार जमाखोरी भी कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में बदलते हालात और तालिबान शासन का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान से होने वाले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। इससे भारत के कारोबारी चिंतित है। सबसे ज्यादा असर देश के ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस पर हुआ है। भारत में करीब 80% ड्राई फ्रूट्स अफगानिस्तान से आता है। इसमें किशमिश, बादाम, मुनक्का, अंजीर, अखरोट जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। अब इनकी कीमतों में तेजी से उछाल आया है। एक हफ्ते के भीतर ड्राई फ्रूट्स 40% तक महंगे हो गए हैं, यानी कि प्रति किलो 200 से 400 रुपए तक बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों दिल्ली के चांदनी चौक में ड्राई फ्रूट्स की मंडी है। यह देश की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट की मंडी मानी जाती है। देश के ज्यादातर हिस्सों में ड्राई फ्रूट यहीं से जाता है। लेकिन दोस्तों शनिवार को जब इस मंडी में लोग पहुंचे तो त्योहार का सीजन होने के बावजूद भी कुछ खास चहल पहल नजर नहीं आई। यहां पर सबसे ज्यादा असर इसी बात का पड़ा कि अफगानिस्तान से कोई भी इंपोर्ट फिलहाल नहीं हो रहा है और कीमतें आसमान छूने लगी है। बादाम जो कि कुछ दिन पहले तक 600 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही थी, वह अब लगभग दुगनी यानी कि 1100 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। इसके अलावा सूखे मेवों में भी लगभग 30 से 40% की बढ़ोतरी हो गई है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भगवान श्री राम को कितने वर्षों का वनवास दिया गया था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।